तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग उत्तराखंड की जो वन लाइनर है उसी की वीडियो लेके आए हैं और आपको एक बहुत खुशी भी कह सकते हो, दुख भी कह सकते हो। उत्तराखंड की क्लासेस का अब जो है अक्टूबर में सितंबर के बाद उत्तराखंड की क्लास नहीं आएगी, यानी आपको सिर्फ 2 से 3 वीडियो में इस प्रकार की दूंगा जो वन लाइनर होंगे, और वो मैं दूंगा आपको जो अजय रावत की इतिहास वाली किताब है, ठीक है, जो अजय रावत जी की हिस्ट्री की बुक है, उसके कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मिड में हैं, यानी कहीं उसने कोई अलग अलग टाइप के हैं अंग्रेजों के टाइम पे, इस फसल का ये फसल वो फसल, वहाँ से मैं आपको 2-3 वीडियो बना के दूंगा उस वाले पोर्शन से। उसके अलावा मैं उत्तराखंड नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, अगर आप लोग किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, यानी कई लोग कहते हैं सर नदी तंत्र पढ़ा दीजिए, कई लोग कहते हैं सर पर्वत पढ़ा दीजिए, कई कहते हैं सर घाटियाँ पढ़ा दीजिए। हाँ, अगर आपकी कोई डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं पढ़ा सकता हूँ। कहने का मतलब है मेरी ओर से आपको अक्टूबर के बाद या सितंबर के बाद आपको उत्तराखंड की क्लास नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड पे मिलेगी कि आप किस क्लास को चाहते हैं, ठीक है। और कई लोग अभी भी कह रहे हैं सर उत्तराखंड हिस्ट्री डिटेल से पढ़ा दीजिए, वो तो पढ़ा दिए मैंने। आप प्ले लिस्ट में जाइए, उत्तराखंड इतिहास वाले फोल्डर को देखिए, वहाँ मैंने उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ाई है। हालांकि वो अभी नहीं पढ़ाई थी, वो 1 साल पहले की वीडियो है, मैंने शुरुआत ही वहीं से की थी, लेकिन आपके समझने के लिए काफ़ी है। भले ही मेरा आपको वहाँ लाइट वर्जन दिखेगा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा, और वो स्टार्टिंग थी, और अगर आपको वो समझ आ जाता तो सही है, नहीं आता तो ये बीपीडीओ कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम है यहाँ के लिए तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं उसको दोबारा। आगे फर्दर जो एग्ज़ाम होंगे उसको बहुत बेहतर तरीके से ये जो न्यू स्टूडेंट हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिसका अभी कोई एग्ज़ाम है नहीं लेकिन वो आगे सोच रहा है तैयारी करने की, वो मुझ पे छोड़ दो, मैं अच्छे से आपको तैयार करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, आज फिर आपको वन लाइनर क्वेश्चन लिखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, और जो मंदिर बचे थे कल उसके देहरादून के हरिद्वार के, वो भी मैं इसके एंड में करा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले लिखो, उत्तराखंड में चित्रित शैलाश्रय यानी जो पेंटेड रॉक्स होते हैं वो कहाँ मिले हैं। 2 जगह, 2 फेमस जगह हैं, ठीक है। तो लिखो, उत्तराखंड में चित्रित शैलाश्रय, चित्रित मतलब पेंटेड, ठीक है, यानी पेंट मिला है उनमें, चित्रित शैलाश्रय रॉक्स। उत्तराखंड में चित्रित शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये लिखोगे आप लखुडियार। लखुडियार कहाँ पड़ता है सब लोग जानते हैं, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये मैंने आपको, अगर आपको ध्यान होगा तो आप बना लेंगे इसको, लखू उडियार प्लस एक और था जो कि गढ़वाल, ये तो कुमाऊं का था, और गढ़वाल का फेमस जो था वो था गोरख्या उडियार, यानी दोनों को लिख लो आप। उत्तराखंड में चित्रित शैलाश्रय कहाँ मिले हैं, लखू उडियार और ग्वारख्या उडियार, ठीक है। तो ग्वारख्या, अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यहीं मिले हैं। अब आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर पेपर में कभी पूछता है कि लाखू उडियार कहाँ पर है, कुमाऊं में, अल्मोड़ा जिले में, ग्वारख्या उडियार यहाँ से क्या मिले हैं, रिवर्स से क्वेश्चन भी पूछ देता है, ठीक है। तो रिवर्स से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि चित्रित शैलाश्रय के लिए प्रमुख हैं, आदि कर दीजिए। इसका ये मतलब है कि और भी है लेकिन फेमस ये 2 इलाके हैं, ठीक है, चित्रित शैलाश्रय के। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, केदार भूमि का एकीकरण किसने किया था। केदार भूमि, केदार भूमि का मतलब होता है, यानी जो गढ़वाल का क्षेत्र था उसको पहले केदार भूमि बोला जाता था, ब्रैकेट में गढ़वाल लिख लीजिए। इसका एकीकरण यानी उसको यूनाइट कर दिया था, वो जो अलग अलग बिखरा पड़ा था उसके प्रशासनिक स्ट्रक्चर, उसको पूरे अपने नियंत्रणाधीन लेके उसको पूरे एक प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया था। तो केदार भूमि या गढ़वाल का एकीकरण किया था अजय पाल ने, का एकीकरण ये किसने किया था, अजय पाल ने, ठीक है, अजय पाल ने। ये भी आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, मानोदय काव्य के अनुसार, यानी मानोदय किसने लिखी है, सब जानते हैं कवि भरत ने। मानोदय वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, ठीक है। मानोदय काव्य के अनुसार, मानोदय काव्य के ब्रैकेट में लिखो कवि भरत द्वारा रचित। मानोदय काव्य के अनुसार गढ़वाल व मतलब इसको पूरा लिखना, मानोदय काव्य के अनुसार किस पवार राजा का चंद राजा से युद्ध हुआ था। मानोदय काव्य के अनुसार पूरा लिखना है, ठीक है, किस पवार राजा का, किस पवार राजा का चंद राजा से युद्ध, किस पवार राजा का चंद राजा से युद्ध हुआ था अगर आपको पूछता है। तो मानोदय काव्य ये बताता है 2 राजाओं के नाम, मानसाह का लक्ष्मण चंद के साथ, ठीक है। इसको इंपोर्टेंट कर देना, मानसाह प्लस लक्ष्मण चंद, मानसाह प्लस लक्ष्मण चंद, सब ध्यान होना चाहिए आपको अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है उत्तराखंड इतिहास जो पढ़ाया था।
मानसावा लक्ष्मण चंद्र के बारे में कर्णोदय काव्य के द्वारा युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला लिखना है कर्णावती किसकी संरक्षिका बनकर शासन करती थी, यानी कर्णावती नाक काटने वाली रानी कहते थे इसको। ठीक है, गढ़वाल में, क्योंकि जब शाहजहां के समय में अनेक जो मुगल आक्रमण हुआ था गढ़वाल में, तो उनके सेनापतियों के, उनके शासकों को इसने परास्त किया था। और गढ़वाल में एक शासक था जिसका नाम था पृथ्वी शाह, उसकी संरक्षिका बनके, क्योंकि वो छोटा बच्चा था तो उसकी बदले उसके मतलब उसकी संरक्षिका थी, उसको मतलब एक प्रकार का प्रोटेस्ट, आप ये समझ के चलिए। संरक्षिका का सीधा सीधा मतलब वो छोटा शासक था, बच्चा था, वो शासन करने लायक नहीं था, तो उसको नाम मात्र का वो शासन था, लेकिन मेनली कौन कर रही थी का मतलब है कर्णावती। ठीक है, तो आप लोग लिखो कर्णावती किसकी संरक्षिका बनकर शासन किया। कर्णावती ने किसकी संरक्षिका बनकर शासन किया, किसकी संरक्षिका बनकर शासन किया। ठीक है, तो इसका जो नाम है पृथ्वी शाह, और इसी पृथ्वी शाह, इसी कर्णावती को क्या बोला जाता है, नाक काटने वाली रानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अगला लिखना है आपको प्रसिद्ध पुस्तक हिमालय गजेटियर किसकी है। प्रसिद्ध पुस्तक, ये भी बहुत आता है पेपर में। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, इंपोर्टेंट करना। प्रसिद्ध पुस्तक हिमालय गजेटियर है E.T. एटकिंसन की, हिमालय गजेटियर। अब जैसे मैंने कहा कि उत्तराखंड की क्लास नहीं आएंगी, इसका ये मतलब नहीं कि उत्तराखंड करंट अफेयर नहीं आएगा, जल्द ही उत्तराखंड करंट अफेयर दिखेगा। हिमालय गजेटियर है, मतलब एटकिंसन की लिख लो, इनका पूरा नाम है अपने आप में क्या, E.T. एटकिंसन। क्या लिखोगे, E.T. एटकिंसन द्वारा क्या लिखी गई है, हिमालय गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है, E.T. एटकिंसन। अगला क्वेश्चन लिखना है गुप्त काल में कुमाऊं व गढ़वाल का नाम क्या था। अगला क्वेश्चन लिखना है गुप्त काल में कुमाऊं व गढ़वाल का नाम, गुप्त काल में कुमाऊं प्लस गढ़वाल का जो नाम था, किस नाम से जाना जाता था। ये वाला रीजन, ये जो क्षेत्र था, इसको बोला जाता था अपने आप में कर्तपुर। ठीक है, यानी इस इलाके को क्या बोला जाता था, कर्तपुर। इसको भी ध्यान रखना आप लोग कि गढ़वाल और कुमाऊं का जो क्षेत्र था उसको किस नाम से जाना जाता था, कर्तपुर लिखना, कर्तपुर, करते या कर्तपुर कर दो, इसको ऐसे कर दो, कर्तपुर। ठीक है, कर्तपुर नाम से जाना जाता था गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र को गुप्त काल के समय। अगला लिखना है आपने कुमाऊं में कत्यूरी का अंतिम गढ़ कौन सा था। ये बहुत से लोगों को नहीं आता होगा, इसको इंपोर्टेंट भी करना है। देखो कत्यूरी वंश यहाँ शासन करता था, तो उस कत्यूरी के बाद चंद ने शासन किया, तो कुमाऊं में कत्यूरियों का अंतिम गढ़ यानी अंतिम जो इलाका था जिसको फिर चंद ने हरा दिया था, चंद ने परास्त कर दिया था उसको भी, तो इसका जो अंतिम गढ़ था, इस गढ़ का नाम अपने आप में आता है मनीला गढ़। यानी जो मानीला का इलाका है सल्ट के आसपास का, वही इनका अंतिम गढ़ था, इसको बोलते हैं मानीला गढ़, यानी सल्ट कर देना ब्रैकेट में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, मानीलागढ़, और इसी को ब्रैकेट में कर दो सल्ट। सल्ट का नाम सुना होगा आपने, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ये जो मतलब मानीला वगैरह है, ये सल्ट वगैरह का इलाका है, अल्मोड़ा नैनीताल की बाउंड्री के इलाके हैं, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना। मानीलागढ़ कत्यूरियों का अंतिम क्या था, गढ़ था। और क्वेश्चन रिवर्स करता है, इस गढ़ का भी जो विनाश किया था, यानी क्योंकि इसके बाद कौन आ गए थे शासन में, चंदवंश आ गया था, चंदवंश सत्ता में आया होगा तो किसी न किसी को इसने भी हराया होगा। इसका जो विनाश किया था, यानी इस गढ़ को भी जिसने मतलब पराजित किया था या इस गढ़ को भी समाप्त किया था, उस चंद शासक का अगर आपसे नाम पूछता है तो उसका नाम है बाज बहादुर चंद। ठीक है, क्या लिखोगे, बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद। चलते रहो, बस मेहनत करने से मतलब होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं में किस चंद शासक को, मतलब यह सीधे सीधे लिखो, कौन सा चंद शासक उदास, बूढ़ा और अन्यायी कहलाया जाता था। यानी इतिहासकारों ने, आप लोग पूरा क्वेश्चन लिखो, इतिहासकारों ने किस चंद शासक को अन्यायी, यानी पूरा मतलब आप लोग क्वेश्चन फॉर्म पे ही लिखना है। ठीक है, मतलब इतिहासकारों ने किस चंद शासक को अन्यायी, उदास व बूढ़ा कहा। ठीक है, क्या लिखोगे, पहले उदास लिख लो, उदास, बूढ़ा। क्या लिखा, किस इतिहासकारों ने किस चंद शासक को उदास, बूढ़ा और अनुयायी कहा, ठीक है, ये एटकिंसन साहब भी इसको यही कहते थे, तो ये अपने आप में था बाज बहादुर चंद, वही शासक। ठीक है, इसका नाम है बाज बहादुर चंद। इसका भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे, बाज बहादुर चंद को कहा जाता था। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी में से आता है,
किस चंद शासक ने जजिया प्रकार का व्यक्ति कर लगाया था? इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, वो भी बाज बहादुर चंद है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखोगे, किस चंद शासक ने जजिया कर की तरह, एक जजिया कर होता था, मैं आपको बताऊंगा इसको, जजिया कर की तरह, जजिया कर की तरह व्यक्ति कर लगाया था, व्यक्ति कर लगाया था, वो भी कौन था? बाज बहादुर चंद था। ठीक है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कौन सा चंद शासक ऐसा था जिसने व्यक्ति कर लगाया था, तो बाज बहादुर चंद था। इस क्वेश्चन को भी आपने क्या करना है, अपने माइंड पे रखना है, यानी ध्यान रखना है इसको। ठीक है, वो भी बाज बहादुर चंद था। अगला क्वेश्चन लिखना है आपने, रूपचंद्र के सेनापति पुरखू पंत का वध किस युद्ध के दौरान हुआ था? ये रूपचंद मतलब रुद्रचंद का। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, रुद्रचंद के सेनापति, चंद्रवंश का एक प्रतापी राजा था, रुद्रचंद के सेनापति पुरखूपंत, रुद्रचंद के सेनापति क्या नाम था इसका? पुरखूपंत था। ठीक है, क्या लिखोगे? पुरखूपंत का वध, पुरखूपंत का वध किस युद्ध के दौरान हुआ? अगर आपसे पूछता है तो ग्वालदम युद्ध लिख दो। अगर सबको पता होगा कि ग्वालदम युद्ध कब हुआ था, जितना मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों के सब दिमाग में होनी चाहिए, माइंड में आप लोगों को होगा, क्योंकि आपने सब पढ़ा हुआ है, आपको सब पढ़ाया गया है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, चंद्रवंश का प्रथम शासक जिसने भारी भरकम महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, यानी चंद्रवंश का प्रथम शासक, क्योंकि महाराजा धीराज जो होता है बहुत बड़ी उपाधि होती है, बहुत मतलब जो राजा अपने आप को बहुत शक्तिशाली, पावरफुल ये सब समझता है, वो इस टाइप की भारी भरकम उपाधियां लेता है। तो अगर आपसे पूछता है चंद्रवंश का प्रथम शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, प्रथम शासक चंद्रवंश का, ठीक है, और का नीचा, प्रथम शासक जिसने महाराजा धीराज, अब चंद्रवंश का भी लिख दो, आगे से कोई भरोसा नहीं कुछ आएगा, हाँ इनमें से कोई नहीं करके आओगे लास्ट में। चंद्रवंश का प्रथम शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। ठीक है, इसका नाम है बालो कल्याण चंद। क्या लिखोगे? बालो कल्याण चंद। ठीक है, अल्मोड़ा को राजधानी बनाने वाले शासकों में से इसी का नाम आएगा, बालो कल्याण चंद। प्रथम शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, बालो कल्याण चंद, इसका नाम इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना, कुमाऊं का मतलब आप चाहो तो लिख लो या आपको आता है नहीं आता है, कुमाऊं का अल वार्विक किसके कहा जाता है? हरकदेव जोशी को। तो अगला क्वेश्चन लिखो, कुमाऊं का अल वार्विक किसको कहा जाता है? अगर आपसे पूछते हैं तो आप लोग तुरंत बता देना कि किसको कहा जाता है, WICK करना। ठीक है, अल वार्विक, EARL, अल वार्विक, WARWICK, अल वार्विक किसको आता है? हरकदेव जोशी, हरकदेव जोशी जी को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का अल वार्विक के नाम से इसको जाना जाता है, इसको लिखना। अब लिखना, ब्रिटिश इतिहासकारों ने कहो या ब्रिटिश काल में, या सीधे सीधे लिखो, इतिहासकारों ने ब्रिटिश काल को मतलब ब्रिटिश काल में कुमाऊं डिवीजन को कितनी प्रशासनिक इतिहासों में बांटा है? तो लिखो, इतिहासकारों ने ब्रिटिश काल को, या सीधे सीधे लिखो आप लोग इसको क्वेश्चन फॉर्म पे ऐसे लिखना, इतिहासकारों ने ब्रिटिश काल में कुमाऊं डिवीजन का प्रशासनिक विभाजन कितने भागों में किया? तो कुमाऊं डिवीजन का प्रशासनिक विभाजन, जो कुमाऊं का इलाका था, कुमाऊं डिवीजन का जो प्रशासनिक विभाजन था, प्रशासनिक विभाजन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन बनाए गए थे, विभाजन, वो 3 भागों में किया गया है। कितने? 3। कब? कुमाऊं डिवीजन का प्रशासनिक विभाजन 3 भागों में, किसमें? ब्रिटिश यहाँ शासन कर रहे थे। ठीक है, ब्रिटिश काल में लिख दो, सीधे सीधे ब्रिटिश काल में, यानी ब्रिटिश ने जब यहाँ शासन किया तो इसको 3 भागों में इन लोगों ने ब्रिटिश के एरा को बांटा है, बेसिकली कुमाऊं के भाग को। तो इसको पहला बोलते हैं ट्रेल का काल, यानी इसको बोलते हैं जब ट्रेल शासन कर रहा था। दूसरा रेमजे का काल, जब रेमजे शासन कर रहा था तो उसका प्रशासनिक विभाजन कैसे था। और तीसरा था बैटन का काल, यानी बैटन का प्रशासनिक विभाजन कैसे हो रहा था। ये इन लोगों ने 3 भागों में इसको क्या कर दिया गया? कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक है, इन तीनों को आप लोग याद रखना। अगला लिखना, टिहरी राज्य के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब हुए? टिहरी राज्य के भारत में विलय, यानी उसको भारत में क्या करना था? विलय करना था, भारत में मिलाना था। विलय
टिहरी राज्य के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एक आप लोग सब जानते हैं भारत में विलय कब हुआ था इसका, 1 अगस्त 1949 को। और मतलब जो साइन हुए थे कब हुए थे, 8 अगस्त 1947 को इसमें मानवेंद्र शाह ने क्या किया था, साइन किए थे। ठीक है, 8 अगस्त 1947 को ब्रैकेट में लिखो मानवेंद्र शाह द्वारा, मानवेंद्र शाह। जबकि जो गवर्नर था माउंटबेटन द्वारा, यानी वाइसराय माउंटबेटन द्वारा कब किए गए थे इसमें, 16 अगस्त 1947 को इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। याद रखना, ठीक है, किस मानवेंद्र शाह का भी याद रखना है और माउंटबेटन का भी आपने याद रखना है। अगला लिखो नाला पानी युद्ध या खलंगा का युद्ध कब हुआ था, ब्रिटिश और किसके बीच, मतलब गोरखाओं के बीच। तो नाला पानी युद्ध लिखो, ये बहुत फेमस है, खलंगा भी बोलते हैं इसको, नाला पानी पढ़ाया था मैंने अगर आपको ध्यान होगा तो। नाला पानी युद्ध ब्रैकेट में खलंगा, ठीक है, देहरादून में खलंगा युद्ध कब हुआ था, 30 नवंबर 1814 ईस्वी को। ठीक है, 30 नवंबर 1814 को क्या हुआ था, नाला पानी या खलंगा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन लिखना है गढ़वाल और कुमाऊं का जो भीषण भूकंप था। अब जैसे उसने लिखा है ना प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा में आपको एक दिन क्लास बता दूंगा मैं, प्राकृतिक आपदा जो मुख्य मुख्य हुई थी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लिखो कुमाऊं प्लस गढ़वाल का प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गढ़वाल का भीषण भूकंप आया था एक में, गढ़वाल का भीषण भूकंप जो था वो कब का था। ये क्वेश्चन आपसे डेट सहित भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का। तो 8 सितंबर 1803 ईस्वी का है। ठीक है, 8 सितंबर 1803 यानी 8 ऑफ सितंबर 1803 को जो इसका भीषण भूकंप था, अर्थक्वेक था, तो ये आया हुआ था। इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा के अंदर। अगला लिखो बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था, सीलवर्मन ने। बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका ये किसकी है, सीलवर्मन, सीलवर्मन द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखना पूर्व काल में उत्तराखंड में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, ज्यूला। ज्यूला क्या है अगर आपसे पूछता है, इंपोर्टेंट कर देना, ज्यूला क्या है, पूर्व काल में भूमाप की इकाई, पूर्व काल में यानी पहले के टाइम में। ठीक है, भूमाप यानी भूमि को मापने की, भूमाप की बड़ी सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी यूनिट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता था, ज्यूला बोला जाता था। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन लिखना है कुमाऊं और तराई का पुराना नाम क्या था, 84 माल। कुमाऊं प्लस तराई का पुराना नाम क्या था, 84 माल। 84 माल इसका क्या था, पुराना नाम था। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ये हो गया आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन आज के। अब आपको क्या करना है, मंदिर लिखने। तो अगला हेडिंग लिखो देहरादून के प्रसिद्ध मंदिर, लिखना है देहरादून। ठीक है, यानी इसके प्रमुख मंदिरों के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। अब 2-3 चीज़ें ध्यान रखना, जब मैं ये मंदिर करा रहा हूँ मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि जो मंदिर मैंने आपको जिला सीरीज में कराए हैं मेरी नज़र में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो लगे हाथ चलो एक जगह आप लोग मतलब परेशान ना हो, एक जगह आपका हो जाए काम, तो उसके लिए मैं ये चीज़ें आप लोगों को करा रहा हूँ। तो देहरादून के देखना, अब जैसे लक्ष्मण सिद्ध है, कालू सिद्ध है, ये तो मैं कराऊंगा नहीं आपको, आप खुद जानते हैं, क्योंकि ये जब पढ़ाए गए हैं मैंने आपको सिद्ध कहाँ पे हैं, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, ये वगैरह सब देहरादून के अंदर। दूसरी चीज़, मैं हमेशा से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने परीक्षावाणी को तैयार किया होगा, यानी आप परीक्षावाणी पूरा प्रॉपर तैयार करके बैठे होंगे। विंसर ईयर बुक आपके एग्जाम में जाने से पहले कंप्लीट करने की मेरी जिम्मेदारी। कई टॉपिक हो भी गए होंगे विंसर ईयर बुक के, आपको पता नहीं चलेगा, यानी आपकी कई किताबों के कई मैटर मैं कवर करता जा रहा हूं, आपको पता नहीं चल पाएगा। यानी अलग अलग जगह से सेलेक्टिव मैटर निकाल के आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन सी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, कौन सी अननेसेसरी है, उस चीज़ को हटाना, इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम की दृष्टि से इंक्लूड करना, ये मेरा काम होगा। ठीक है, आप लोग सिर्फ इसको रिवाइज कीजिए और इसको अच्छे से तैयार कीजिए। देखो देहरादून के अंदर प्रमुख मंदिरों की अगर आप बात करते हैं, एक तो जौनसार भाबर का प्रसिद्ध हनौल, ठीक है, प्रसिद्ध हनौल, यानी जो हनौल जो है एक तीर्थ स्थल है जौनसार भाबर में, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने पहले भी पढ़ाया था। ये है, अब ये उत्तरकाशी और देहरादून की बाउंड्री के जो इलाके हैं, जो जौनसार भाबर का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ ये पड़ता है। ठीक है, दूसरा एक मंदिर यहाँ है अंबिका देवी का, किसका, अंबिका
देवी का मंदिर भी यहाँ, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अंबिका देवी। इसके अलावा जो है ज्वाला जी और दुर्योधन मंदिर कर देना, यानी ज्वाला जी का मंदिर भी है यहाँ, ज्वाला जी, दूसरा दुर्योधन मंदिर। और हमेशा याद रखना एग्जाम में क्या पूछता है मंदिरों में, जो मंदिर थोड़े से अलग नाम के होंगे वो पूछता है, जैसे दुर्योधन मंदिर पूछ देगा आपसे, क्योंकि हम लोग अब ज्वाला जी के मंदिर तो और भी हो सकते हैं, अंबिका देवी का भी पूछ सकता है, हनौल तो प्रसिद्ध है ही है, दुर्योधन मंदिर की पूछने की संभावनाएं भी हमेशा बनी रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चंद्रबानी है, अब चंद्रबदनी अलग है, चंद्रवानी अलग है, ध्यान देखना, ठीक है, कल वो टिहरी में था, ये चंद्रवानी है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, चंद्रबदनी अलग, चंद्रवानी अलग। एक बहुत फेमस मंदिर है भद्रराज मंदिर, मसूरी में पड़ता है, भद्रराज मंदिर, ये कहाँ पड़ता है, मसूरी में, मसूरी के पास है, ठीक है। भद्रराज मंदिर भी कहाँ पड़ता है, मसूरी में। अब देखो एक आता है संताला देवी का मंदिर, ये भी यही है, और टपकेश्वर महादेव तो फेमस है ही है, टपकेश्वर महादेव लिखो, ये इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है, टपकेश्वर महादेव इंपॉर्टेंट है। और मंदिर वही पेपर में पूछेगा जो उस जिले में सिर्फ एक ही मंदिर हो पूरे राज्य में, उस टाइप का दूसरा मंदिर हो ही ना। अब जैसे ना कई ऐसे मंदिर होते हैं जिसके, अब जैसे गोलू देवता है, अगर गोलू देवता के जो फेमस 2 मंदिर है उत्तराखंड में, एक तो चितई गोलू है, एक जो भीमताल और भवाली की मिड मिड में पड़ता है, कहीं वो बीच से एक रास्ता निकलता है वहां पड़ता है। तो गोलू देवता का अगर मंदिर पूछेगा, चितई वाले का पूछेगा तो आगे से क्वेश्चन लगा देगा, मतलब सीधे सीधे आपसे लिखेगा चितई गोलू मंदिर कहाँ है, ठीक है। और जो कल मैंने आपको बताया था वो आप लोगों ने ऐड कर लिया होगा, नीब कैरोली बाबा, ठीक है, नीब कैरोली बाबा, ये मैंने आप लोगों से कहा था, ये कहाँ ऐड कर देना, नैनीताल जिले में। नीब कैरोली बाबा और हनुमान जी के भक्त थे, तो इनका मंदिर आप लोगों ने नैनीताल जिले में ऐड करना है। तो टपकेश्वर महादेव हो गया। टपकेश्वर महादेव के अलावा एक और मंदिर आता है जिसका नाम है प्रकाशेश्वर मंदिर, और ये प्रकाशेश्वर मंदिर जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के एग्जाम में। और जैसे आप लोग जाते होंगे मसूरी वगैरह की रोड में, अगर देहरादून से निकलोगे मसूरी को, थोड़ा सा आपको राजपुर रोड जो है उससे आगे जाके मसूरी, जहाँ से मतलब मसूरी की ओर जाते हैं, रास्ते में ही आपको पड़ता है, देहरादून से 8-9 किलोमीटर आगे, ठीक है, प्रकाशेश्वर मंदिर। और इस मंदिर में कोई चढ़ावा वगैरह नहीं होता है, ठीक है, इसमें आप दान वगैरह नहीं दे सकते हैं, ध्यान देना इसको, ठीक है। इसमें दान वगैरह, जैसे हम लोग कई मंदिरों में आस्था प्रदर्शित करने के लिए कुछ भेंट वगैरह देते हैं, तो इस मंदिर में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक। प्रकाशेश्वर मंदिर भी अपने आप में स्टार कर देना, ये इंपॉर्टेंट है। जो लोकल का है, जो यहाँ देहरादून के आसपास रहते हैं या जो नज़दीक के इलाके के हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो बहुत दूर दराज रहते हैं उनको पता नहीं होगा इस मंदिर के बारे में। प्रकाशेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट कर देना है, ठीक। इसके अलावा जो आता है वो आता है आपका भरत मंदिर, जो कि ऋषिकेश में पड़ता है। एक भरत मंदिर लिख लो, एक आप लोग संताला देवी का लिखना है, संताला देवी, और एक भरत मंदिर, ये ऋषिकेश में है। भरत मंदिर कहाँ है, ऋषिकेश में, ठीक है, ऋषिकेश लिख देना ब्रैकेट में, ऋषिकेश में। तो ये जो है देहरादून के मेन मंदिर हैं, और इसको आप लोग इसी तरीके से तैयार करोगे पुरानी क्लास से मैच करते हुए, यानी जिला सीरीज को इसके साथ ऐड करो, इसके साथ लिंक करो, और लिंकअप करने के बाद आपका बहुत बढ़िया क्या बन जाएगा, काम बन जाएगा। देहरादून के बाद हरिद्वार। अब हरिद्वार में तो आप जानते हैं मंदिरों की नगरी है, मंदिर ही मंदिर दिखेंगे आपको। अब हर की पौड़ी ये कहाँ है, हर की पैड़ी वगैरह ये तो मैं बताऊंगा नहीं, खुद ही जानते हैं आप लोग। ये हरिद्वार जो है तो है ही मंदिरों की नगरी, इतने ज़्यादा मंदिर हैं। कुछ मंदिर लिख लेते हैं जो फेमस है। एक तो मनसा देवी का मंदिर, हरिद्वार के सामने पहाड़ी में मनसा देवी मंदिर, ठीक है। इसके अलावा चंडी देवी मंदिर, ये भी कहाँ अवस्थित है, हरिद्वार में, इसको भी ध्यान रखना आप लोग, चंडी देवी मंदिर, ठीक है। मनसा देवी, चंडी देवी, इसी के साथ साथ क्या लिखोगे, माया देवी और दक्ष प्रजापति। क्या क्या लिखोगे, माया देवी, दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति मंदिर भी कहाँ है, हरिद्वार में है, ठीक है। इसके साथ ही विलकेश्वर, मरकरी मंदिर और भारत माता मंदिर और लाल माता, तो लिखो लाल माता, भारत माता, लाल माता मंदिर, भारत माता मंदिर और मरकरी मंदिर भी कहाँ है अपने आप में, हरिद्वार में, मरकरी मंदिर, ठीक है। ये आप लोग कर लो, और एक लास्ट और लिख दो, सब इतने ही लिखे दो, तो उसका नाम है विलकेश्वर मंदिर। क्या है, विलकेश्वर मंदिर भी अपने आप में कहाँ है, हरिद्वार में अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अंतिम, वो आता है चमोली। अब चमोली में
खुद जानो इतने मंदिर हैं, मंदिर मतलब मंदिर ही मंदिर आपको सुनाई देंगे। तो मैं हर कोई तो पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने जिला सीरीज के अंदर अधिकांश मंदिर कवर कराए होंगे, बद्रीनाथ वगैरह, ये तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। हाँ, कुछ अलग मंदिर जो हो सकते हैं, जैसे सरस्वती मंदिर है चमोली में। सरस्वती मंदिर कहाँ है अगर आपसे पूछता है तो इसको ध्यान रखना, सरस्वती मंदिर कहाँ है, चमोली में, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखना है, कल्पनाथ, अनुसुईया और रुद्रनाथ। कल्पनाथ आप सब ये तो पता ही है, कहते तो नॉर्मल है, सभी को पता होगा। कल्पनाथ, रुद्रनाथ भी सभी जानते हैं। एक अनुसुईया मंदिर नहीं होगा पता, अनुसुईया मंदिर, ठीक है। अनुसुईया मंदिर भी कहाँ है, चमोली में अवस्थित है, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा नागनाथ, कालू विनायक और नरसिंह मंदिर भी लिखो। एक उमा देवी लिख दो, उमा देवी मंदिर, नरसिंह मंदिर, उमा देवी मंदिर, नरसिंह मंदिर, और साथ ही साथ क्या लिखना है आपको, नागनाथ, कालू विनायक और घड़ियाल देवता। घड़ियाल देवता, नागनाथ, घड़ियाल देवता, नागनाथ और कालू विनायक, कालू विनायक, ठीक है। ये क्या करोगे आप सभी के सभी लोग, जो जिला सीरीज का मैटर है, जिला सीरीज वाला पोर्शन है, वहां इस चीज को आप लोग क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका उत्तराखंड का एक बहुत बृहद जो पोर्शन था, बहुत बड़ा सेक्शन था, वो कंप्लीट होता है। इसमें अब जो क्लास इंक्लूड होंगी, 2 से 3 क्लास अजय रावत जी की बुक का मिड वाला जो पोर्शन है, वहां से क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं। 2 या 3 क्लास इसी फैक्ट को नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगा, वो नेक्स्ट टाइम उसकी क्लास आएगी, जब भी आएगी उसकी क्लास जल्दी ही मैं आपके लिए लेके आऊंगा। साथ ही साथ आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते हैं, 2 से 3 वीडियोस उसकी, और लेकिन जो करंट अफेयर उत्तराखंड की करा दी गई है 5 वीडियोस की, वो भी अपने स्तर पे तैयार करना। अब कई लोग क्या कह रहे हैं मुझसे कि सर आप मंथ वाइज करंट अफेयर करा दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये इसलिए पॉसिबल नहीं है, आपका एग्जामिनर अब नहीं देखेगा कि कौन से मंथ का करंट अफेयर मैं पूछ रहा हूं। क्योंकि होता क्या है, अगर आप आगे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी अभी आपकी कोई डेट नहीं है, आपने कोई फॉर्म फिल नहीं किया, और आप ये मान के चल रहे कि 2022 में सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में अगर आपका एग्जाम होगा, तो अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तब तो आप मुझसे कह सकते हैं कि जैसे अभी सितंबर चल रहा, सर सितंबर का एक दिन करंट अफेयर करा दो, अक्टूबर चलेगा अक्टूबर, यानी हम आगे की प्लानिंग के लिए मंथ वाइज करंट अफेयर कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि हम अपने वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान के साथ साथ हम वर्तमान की करंट अफेयर को तैयार कर लेते हैं। अब आपका पेपर है नज़दीक, पूछना उसने बैग है, वो बैग 2020 का भी पूछ सकता है, 2019 का भी पूछ सकता है, 2021 का भी पूछ सकता है। तो एक प्रकार का मिक्सअप करंट अफेयर हो जाएगा। यानी उसको ये मत देखो कि किस मंथ का है, उसकी मतलब कितना महत्वपूर्ण है, उस पर हमें क्या करना होगा, फोकस करना होगा। तो उत्तराखंड की करंट अफेयर का सबसे बढ़िया तरीका, 4-5 वीडियो तो वो दी हैं, और वो बहुत एक बृहद क्षेत्र आपका कंप्लीट करेगी। खासकर जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड चीज होती है, यानी जो सरकार से संबद्ध चीजें होती है, जो सरकार से संलग्न होती है, उन्हीं चीजों से संबंधित एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावनाएं रहती है। क्यों? तैयारी कर रहे हो सरकारी की, एग्जाम कराने वाली संस्थाएं सरकारी, जो सरकार करेगी, जो सरकार से संबंधित चीजें होंगी, उससे संबंधित करंट अफेयर के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि पूछें। दूसरा, आपके राज्य में कोई चीज पहली बार ऐसी हो रही है जो देश में पहली बार, मतलब जो देश का पहला है और वो आपके स्टेट में बिलोंग करता है, यानी आपके स्टेट में है, वो पूछ सकता है। या आपकी स्टेट की कोई ऐसी चीज है जो पहली बार उस सम्मान को पा रही है, जैसे आसन को है। आसन अभी जो आसन कंजर्व रिजर्व है, उसको अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपको पता है कि रामसर साइट में शामिल किया गया है। और रामसर साइट में किसको शामिल किया जाता है? जो आर्द्र भूमियां होती हैं, यानी जो वेटलैंड होती हैं। तो इस प्रकार की चीजों का इसका संरक्षण करना पड़ता है। तो आपकी स्टेट का तो पहला था, इसीलिए वो क्वेश्चन हमेशा के लिए क्या हो गया, अब अमर हो गया। मान के चलो कभी भी आ जाएगा वो आज करंट अफेयर के रूप में पूछ रहा है, कल के दिन वो इतिहास के रूप में पूछेगा कि पहला उत्तराखंड का कौन सा था। तो ऐसी चीजें जो आपकी स्टेट में है, अब कहीं देखो नैनीताल में या कहीं लाइकेन पार्क खोला गया है, कहीं प्लास्टिक से संबंधित कुछ किया गया है, कहीं पिरुल प्लांट लगाए गए हैं। तो इन सब चीजों से संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, तो आप उन वीडियोस को कवर कर लेना। उसके अलावा 2 से 3 वीडियोज आपकी एग्जाम से पहले मैं क्या करूंगा, करंट अफेयर की दे दूंगा हाल फिलहाल के कुछ दिनों में। यानी ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी नजर में सिर्फ 6 क्लास आपकी क्या आएंगी अब उत्तराखंड की, वन लाइनर या इस प्रकार की आएंगी, जिसमें 3 क्लासेस मैं आपको उत्तराखंड करंट अफेयर की दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको 3 क्लासेस किस चीज की दूंगा, अजय रावत जी की बुक का जो इंपोर्टेंट सार है, आपका मिड वाला जो पोर्शन है जहां से क्वेश्चन पूछे
पूछे जा सकते हैं उससे। उसके बाद आपकी उत्तराखंड की क्लास आपकी डिमांड पे रहेगी, यानी आप अगर किसी दिन कहेंगे नदी तंत्र पढ़ा दो तो मैं नदी तंत्र पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो नदी तंत्र मैंने डिस्ट्रिक्ट सीरीज के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, वो लिंक कैसे किया था। अगर आप चाहते हैं कि सेपरेटली सर इसको पढ़ा दें तो मैं उसको पढ़ा दूंगा। मेरे लिए 6 ही क्लास उत्तराखंड की आएंगी, उसके ऊपर नहीं आएंगी, यानी अक्टूबर के ये सितंबर के बाद आपके लिए उत्तराखंड की क्लास नहीं आने वाली, आएंगी तो आपकी ही डिमांड पे आएंगी। ठीक है, बाकी मेहनत करो, परीक्षा वाणी का बहुत अच्छे से स्टडी कर लो, इन नोट्स को तैयार करो। बाकी आप लोग जीएस वगैरह के, जैसे मैंने बताया था कि लूसेंट का जीएस वाली बुक और उसकी एमसीक्यू को मैच करके पढ़ो, जो टॉपिक सिलेबस में जो मैंने कराए उसको साथ लेके चलो। हिंदी आप लोग अच्छी खासी तरीके से तैयार कर रहे होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे हैं, सब अच्छा होगा, सब चीज़ सही होगा। 1-2 क्लासेज, 2-4 क्लासेज रीजनिंग की भी आपको मैं दूंगा। फिर मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर।